साथियों, आज आपसे बात करने का एक खास कारण है। आप जानते हैं कि मैं किसी साधारण बात पर बार बार YouTube के माध्यम से मैं नहीं आना चाहता, और ये भी आपने देखा होगा कि मैं राजनीतिक घटनाओं पर, एडमिनिस्ट्रेटिव घटनाओं पर, किसी असेंबली के चुनाव हार जीत पर, किसी राजनीतिक दल के कार्यप्रणाली पर कभी टिप्पणी नहीं करता। आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से मैं सिर्फ एक ही बात के पीछे लगातार अपने तर्कों को रखता हूं। मैं मानता हूं कि देश है, सरकार है, व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, ये तमाम सरकार के अंग हैं और ये तमाम सारे अंग मिलकर के देश को चलाते हैं। मेरे मूल में, मेरी सोच में, मेरी बातचीत में देश कभी नहीं रहा, राष्ट्र रहा। क्योंकि देश में एक आम नागरिक की भूमिका बड़ी छोटी और लिमिटेड होती। चुनाव होंगे तो आप वोट डालेंगे, सरकार का कोई आदेश है उसका पालन करेंगे, सड़क पे कैसे चलना है उसका पालन करेंगे, लेकिन हमारी जीवन में ज्यादातर काम हम अपनी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों से, मान्यताओं से करते हैं। और राष्ट्र परमानेंट होता है, राष्ट्र की एक कल्पना होती है, राष्ट्र आपके सरोकारों और आस्थाओं से जुड़ा होता है। एक भावनात्मक जो हमारी कल्पना है उसे राष्ट्र कहते हैं। पिछले 24 घंटे में मेरे जीवन में इतने ना ईमेल आए, ना इतने व्हाट्सएप आए और ना इतने फोन कॉल आए। मैं नहीं चाहता था इस पर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि हमारे यहां टिप्पणी करना इतना आसान है। करोड़ों लोग तर्क कुतर्क, कुछ कमजोर, डरपोक, कायर, बुद्धिजीवी जब अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पाते और अपनी उस तथाकथित बौद्धिक विचार को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो हार और जीत, मैं मानता हूं ये एक सिक्के का पहलू है। आप खेल खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। हार से कभी मैं ये नहीं मानता कि हार गए आप तो आप सब कुछ हार गए। तो मैं, चुनाव हुआ अभी बंगाल में, उसमें कोई पार्टी जीती और एक पार्टी जीत का दावा कर रही थी, जितनी सीटें की दावा कर रही थी वो उतनी नहीं लाई, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब किसको कितनी सीटें मिली और किसको कितनी सीटें मिली, ये मेरा कोई इसमें कम इंटरेस्ट, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन बंगाल, अगर आप सब लोग जो लाखों करोड़ों की तादाद में मुझे, RSS सिंह साहब को, सुशील पंडित को, जनरल GD बख्शी को, तुफैल चतुर्वेदी को, गौरव आर्या को, अंकुर शर्मा को अगर आप सुनते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम राष्ट्र में ऐसी घटनाएं जिससे राष्ट्र को खतरा है, जिससे हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारी पहचान को खतरा है, हमारे सरोकारों को खतरा है, हमारी मान्यताओं परंपराओं को खतरा है, हम जनरली अपनी बात को उसके इर्द गिर्द रखते हैं। इसी विषय पर कोई महीने भर पहले मैंने RSS सिंह के साथ एक इंटरव्यू किया। आप सब जानते हैं, उन्होंने एक हाल में एक किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल्स। उसमें बंगाल के ऊपर काफी कुछ लिखा है उन्होंने, और बड़े तथ्यों के साथ लिखते हैं। आप जानते हैं, उस वक्त भी मैंने यह कहा कि बंगाल का चुनाव कौन पार्टी जीतेगी, कौन नहीं जीतेगी, लेकिन जो राष्ट्रवादी ताकतें अगर वहां कमजोर हुई और सत्ता तक नहीं पहुंची तो ये राष्ट्र की हार होगी। अब आप कह सकते हैं कि किसी पार्टी के हारने जीतने से राष्ट्र कैसे हार सकता है, क्योंकि बंगाल के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में तुलना नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकती, क्योंकि बंगाल के चरित्र को समझना जरूरी है, बंगाल की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है उसे समझना जरूरी है, उसका जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे समझना जरूरी है। तब शायद हम आज जो कुछ हो रहा है उसके समाचार देश विदेश में छप रहे हैं। ये बात अलग है कि एक खास सोच के लोग उन समाचारों को, उन घटनाओं को, उन तस्वीरों को, उन विजुअल्स को आज भी बेहयाई के साथ नकार रहे हैं। मेरा इसमें भी कोई फर्क नहीं है कौन नकारता है कौन नहीं नकारता है। 2021 में आज दुनिया की सबसे बड़ी संचार क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा भारत के सनातनियों को हो रहा है, क्योंकि वही सनातनी हैं जिन्होंने ना इतिहास पढ़ा, और जो उन्हें पढ़ाया गया वो झूठा पढ़ाया गया। तो हमने उस पढ़े पढ़ाए इतिहास से आगे कभी झांकने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि हम ये भूल जाते हैं कि इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे आप रट लें और उसके बाद उसमें कुछ नंबर ले आएं और आप पास हो जाएं। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो गलतियां आपने तारीख में की हैं उनको दोहराया न जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। लेकिन पूरी दुनिया में एक सनातनी हिंदू समाज है जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं, और आज भी हजारों हजारों साल पुरानी परंपराओं के उन आदर्शों के कारण वो हमेशा एक आदर्श स्थिति में
रहने की कोशिश करता है। उसकी चाहत तो होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आदर्श स्थिति न हो, सड़कों पे दंगाई हथियार लेके घूम रहे हो, आपकी पहचान, आपके विश्वास, आपके फेथ, आपकी आस्थाओं के कारण आपकी हत्या करना उनका मजहबी फलसफा हो, तब आप उनसे आदर्श स्थिति से नहीं जी सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर सेना का एक सिपाही सीमा पे खड़ा हो और दुश्मन मुल्क का आदमी उस पे गोली दागे, बम दागे, और वो आदर्श स्थिति में खड़ा हो कि नहीं, हमें हमला नहीं करना है, तो यकीनन वो सिपाही अपने देश के प्रति जो उसने शपथ ली है उसका पालन नहीं कर रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल की इतिहास को जो आज हो रहा है, जिसका चर्चा बहुत सुबह से हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा भी है, मुझे पीड़ा भी है। मैंने यही 24 घंटे में फैसला नहीं लिया तमाम सारे लोगों के दबाव में कि नहीं, मुझे कुछ बोलना चाहिए। वैसे तो इस देश में बोलने की आजादी है, हर आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुझे इस बात की हंसी आती है, तकलीफ होती है, इतना सब कुछ होने के बाद कोई बंगाल में नया कुछ नहीं हो रहा। 1990 में कश्मीर में हुआ, केरला में हो रहा है, 1921 में मोपला केरला में हुआ, हमने तब नहीं सीखा। औरंगजेब ने किया, हमने नहीं सीखा। 1947 में हुआ, हमने नहीं सीखा। हम हर संकट को शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छुपा करके मानते हैं कि समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा। और अगर दिख रहा है तो हम अपनी कायरता को आदर्शवाद में कैसे बदलें, इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं। लिहाजा जब भी कोई ऐसी बात हो जहां हमें अपने तथाकथित उस बौद्धिक ज्ञान से निकल करके सड़क पर आकर के उस आताताई का, उस जिहादी का, उस हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी का जवाब देने के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, तब हम बौद्धिक लोग अपनी उस कायरता को छुपाने के लिए ऐसे तर्क ढूंढते हैं और अपनों के बीच में ढूंढते हैं, और अपनों में से किसी एक को विलियन बना करके, क्योंकि अगर उन्होंने प्रतिकार करने की बात कही तो सबसे पहले उनका बौद्धिक ज्ञान और जिस समाज में वो रह रहे हैं उसमें एक झूठ है, एक फरेब है। बुद्धि के बल पर अपनी बात को चले जाओ, दूसरों को ज्ञान दो, खुद कुछ मत करो। वो ऐसे तर्क गढ़ते हैं कि दुश्मन को कहने की उनकी हिम्मत नहीं है, चोर को चोर, जिहादी को जिहादी, बलात्कारी को बलात्कारी, लुटेरे को लुटेरा कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए वो अपने बीच के योद्धाओं को, अपने बीच के बहादुर लोगों को जो फिजिकली मैदान में लड़ रहे हैं, हर दिन हर रोज मौत को अपनी हाथ में लेके घूम रहे हैं, और ये हर समाज में होता है, सबको घूमना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम हजारों साल के बाद पहली बार कम से कम शब्दों से प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। आज पिछले कुछ सालों में आप सच को सच कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं। चोर को चोर, डकैत को डकैत, और जिहादी को जिहादी, और आतंकवाद के मजहब को ढूंढ करके आप कह रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हमने ये सब कहा तो कहीं हम निशाने पे ना आ जाएं। लिहाजा कुछ लोगों ने, तो जो भी हो, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, देखता रहता हूं, बंगाल की एक राष्ट्रवादी पार्टी की हार को यह कहते हुए बताया गया कि एक कोई स्वामी हैं, उनका इंटरव्यू कुछ यूट्यूब चैनल्स पे हुआ। जयपुर में संजय दीक्षित भाई हैं, उन्होंने शायद उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू के माध्यम से यह स्वामी किसी पार्टी के लिए बिका हुआ था, और उन्होंने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, उनके वीडियो पूरे बंगाल के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिए और उस बौखलाहट हो गए, और उस वजह से वो एक हो गए। इसलिए ये हार हुई है। इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन और कायरता और बेशर्मी की बात ही नहीं हो सकती। यानी ये सब कुछ ये उनके बारे में बता रहे हैं कि उस वीडियो को दिखा दिखा करके कुछ विरोधी पार्टियों ने, भोले भाले बेचारे ना समझ अल्लाह के फरिश्ते भड़क गए और एक हो गए, और उन्होंने सामूहिक तौर पर एक पार्टी को हरा दिया। और जो कुछ आज हो रहा है, वीरभूम में क्या हो रहा है, इसके अलावा वहां के कई सारे शहरों में क्या हो रहा है, नानौर में क्या हुआ, हजारों, कम से कम 4 से 5 हजार लोग वीरभूम, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो जानते हैं
शपथ ग्रहण समारोह होगा, सरकार बदलेगी, कब बदलेगी, कौन शपथ लेगा। उन्होंने कहा उससे पहले लूटपाट, हत्याएं, मर्डर इतना कर दो कि जिस एजेंडे के लिए हमने ममता बनर्जी को जिताया है, ममता बनर्जी के जीतने के बाद तो हम दोनों हाथ से लेंगे ही, उससे पहले ही अपना काम कर दो। जब तक लोग आएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव होने वाला है। और मैं किसी राजनीतिक नेता के ऊपर इतना यकीन न करता, लेकिन मेरे दौर में जब हम पत्रकारिता में आए थे, बहुत सारे जर्नलिस्टों से मिले, मेरी कोई उनसे निजी वाकफियत नहीं है, 2-3 बार मैंने उनके साथ मंच शेयर किया। एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक बेहतरीन पत्रकार, जो गंभीर आदमी है, जो सेंसेशनल पत्रकारिता उन्होंने नहीं की, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार है। मेरा गुस्सा वहां से शुरू हुआ। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहां तक समझ में आता है। और मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं। मैंने जब उनकी बात सुनी, जब उनके ट्वीट मैंने देखे, तब मुझे लगा कि क्या बात है कि इस पार्टी के अंदर वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो जहां से चुनाव लड़े, हारे जीते, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि जो शख्स 25, 30, 40 साल तक पत्रकारिता में रहा हो, उसका एक स्टेचर हो, बेहतरीन किताबें लिखी हो, वो कोई सस्ती राजनीति के लिए सस्ते डायलॉग नहीं बोलेगा। उन्हें अपनी गंभीरता का भी ध्यान होगा, उन्हें अपने कद का ध्यान होगा, उन्हें अपनी बैकग्राउंड का ध्यान होगा। उन्होंने जब यह ट्वीट किया, तब मुझे लगा कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए पार्टियां झूठ बोल सकती हैं, लाशों के अंदर आंकड़ों की हेर फेर करके अपना नफा नुकसान देख सकती है। लेकिन सपन दास गुप्ता को जितने उनके ट्वीट देखे, जितनी उनकी बातें हैं, उनकी बातें उनकी अपनी पार्टी से मेल नहीं खा रही। तब मुझे लगा राजनीति के अपने परिभाषा है, अपने उसमें नफे नुकसान है। इसलिए जो उनके अंदर का पत्रकारिता का जो एलिमेंट था, उन्होंने जो कुछ देखा, एक किसी पार्टी के एमपी होने के नाते उन्होंने नहीं लिखा। इसलिए उनकी भाषा में और एक प्रोफेशनल पार्टी के अंदर किसी पद पर बैठने वाले की भाषा में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह उन्हीं का ट्वीट है। उन्होंने कहा, बीरभूम जिले के नामनूर जो इलाका है, वहां कम से कम 1000 परिवार, अगर 1000 परिवार है तो एक परिवार में 4 भी लोग हैं तो भी 4-4,500 लोग उस पूरे गांव से जिहादियों ने, इस्लामिक आतंकियों ने अपने एजेंडे के तहत रातों रात लूटपाट, मारपीट, हत्या, बलात्कार किया। उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया। वो कहीं दूर जंगल में जाके अपनी जान बचाए। सोचिए क्या दहशत का माहौल होगा। पार्टियों ने चुनाव लड़ा, पार्टी के लोग दिल्ली आ गए, समाप्त हो गया। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहा गया कि हमारी पार्टी के वर्कर के साथ जो हुआ है हम उसका हिसाब लेंगे। पार्टी कौन है कौन नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 2.2 करोड़ वोट एक पार्टी को मिले हैं। जिस पार्टी को 77 सीटें मिली हैं, उनका वोट शेयर क्या है? बंगाल के 2.2 करोड़ लोगों ने उस पार्टी को अपना मत दिया है। पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी के लिए है जिसने सब कुछ दांव पे लगाकर आपको वोट दिया, आपके भरोसे पे वोट दिया, आपकी बात पे यकीन किया उसने। हम हैं। चुनाव समाप्त हो गया। आपने उन लोगों को जो 35 साल वामपंथी और माओवाद के अत्याचारों से लड़ रहे थे, वो किसी राजनीतिक
पार्टी का टिकट पाने के लिए, राजनीतिक पद पाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो अपनी संस्कृति गांव में रहकर बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। एक लंबे कालखंड के बाद उन्होंने आप पे भरोसा किया, कहा कि जो आप कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने खुल के आपको समर्थन दिया। ये बात अलग है, हो सकता है कि चुनावी गणित में कहीं 100 से, कहीं 200 से, कहीं 1000 से, कहीं 2000 से आप हार गए हो। आपकी सोच के आसपास वो गिनती ना ही हो, ये एक महत्वपूर्ण नहीं है बात यह है कि वो 2.2 करोड़ लोग जो सदियों से दबे हुए थे, आपके भरोसे पर, आपकी ताकत पर, आप मरकज में हैं, आपके पास संवैधानिक सारी ताकत है, और जब लोग संविधान को तार तार कर दें, संवैधानिक संस्थाओं के मजाक उड़ा करके चौराहे पे खड़ा कर दें, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अगर राष्ट्रपति का नुमाइंदा यह कहे कि आपने जीत हासिल की, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यही मैंने कहा, आदर्शवाद की स्थिति नहीं है। गवर्नर राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है, उस राज्य के अंदर उसकी फादर फिगर की पोजीशन होती है। अगर उसने यह कहा कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखना चाहिए, तो आप बदतमीजी और संविधान की दुहाई देने वाले लोग, प्रजातंत्र लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग ये कह रहे हैं, वहीं खड़े होकर के उसी मंच से जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस राज्य की वजीर आला वहीं खड़े होकर के उन्होंने इस देश की एक ऐसी संस्था जिन्होंने दुनिया के 60 से 70 देशों में चुनाव की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन किया, उन देशों ने बुलाया कि भारत किन परिस्थितियों के अंदर इलेक्शन कराता है। उस संस्था की इज्जत को तार तार उस गवर्नर के सामने कर दिया। क्यों? कि आज राजनीति का मतलब यह हो गया है कि सत्ता लूट से, डर से, मार से, बलात्कार से, किसी भी कीमत पर सत्ता पे बैठो और सिर्फ बार बार ये को हम संविधान की दुहाई देते हैं और उसी संविधान को तार तार करते रहो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सपन दास गुप्ता, एक के बाद आपके एक ट्वीट के बाद मुझे लगा, मैं शायद अपने 3.5 साल में मैंने कभी किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी पार्टी को इंडिविजुअल किसी चीज में शाबाशी नहीं दी। मैंने अगर किसी ने सत्ता में बैठने के बाद राष्ट्र को बचाने का कोई काम किया हो तो मैंने उसकी तारीफ की। किसने सड़कें कितनी बनाई, कितने हवाई जहाज उड़ाए, कितनी जीएसटी आई, कितनी, मैं इस पे बोलते ही नहीं, क्योंकि इस पे बोलने के लिए करोड़ों लोग हैं। उनके जितने ट्वीट हुए हैं, मैं और मेरी टीम आपको मुबारकबाद देती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिन तथ्यों को आपने कहा, जिन बातों को आपने लगातार कहा कि आप कह रहे हैं कि बंगाल कैलकाटा हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी। जो लोग हथियार लेके सर काट रहे हैं, अपने जिहादी, उन्मादी उस किताब से प्रेरित होकर पूरे इलाके में दंगा फैलाकर, लूट कर, भोली भाली बच्चियों और औरतों का रेप करके, उन्हें मोलेस्ट करके आप उनसे लड़ाई लड़ेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से? मजाक करते हैं आप।
आप सोचिए, आप दिल्ली में आ गए, वो लोग किसके भरोसे छोड़ा आपने? किन लोगों के भरोसे छोड़ के आए आप? क्या आप अगर केंद्र में हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्यों नहीं? हम उत्तर प्रदेश में हैं, आपको वोट दिया, आप दिल्ली में हैं, हमने आपको वोट दिया, और आप कहें कि नहीं आप दिल्ली में हो, यहां हमारा राज नहीं है तो यहां आप मरो, तो यार रिंकू शर्मा की हत्या होगी तो खामोश। और लॉ एंड ऑर्डर राज का विषय है, तो राज में जिन लोगों ने आपको देश की केंद्रीय सत्ता में बिठाया है, उनके लिए आपका क्या कार्यक्रम है? क्यों यकीन करें आपकी बात पे? जान जाने के बाद सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिसका घर चला गया, जिसकी मां बहन बेटा बेटा मारा गया, उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती। चौबीस घंटे से ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारी मुझे अंदरूनी बातें पता हैं। बंगाल जाकर ही सब कुछ पता होगा ऐसा नहीं होता। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे बातचीत का कोई कभी दायरा नहीं रहा। आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी सच बोलने से किससे घबराते हैं? अरे इस देश का आम नागरिक, जिनको सुबह से लेकर शाम तक ये जिहादी खुलेआम धमकियां देते हैं, भारतीय संविधान के तहत कहां लिखा हुआ है कि कोई ये अनाउंस करे कि मैं फला का गर्दन काट दूंगा? एक एमपी संसद में शपथ लेता है, वो ये भाषा बोलता है, एक गुस्ताख रसूल की तौहीन करने वाले तिवारी, तू जहां भी होगा उसे निकाल के लाया जाएगा और इंशाअल्लाह तेरी गर्दन हम काटेंगे अगर हिंदुस्तान की अदालतों ने तेरा फैसला नहीं किया। और उसके बारे में नहीं बोलते आप, कोई धारा नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट सो जाती है, सुओ मोटो कहां चला जाता है, पुलिस बॉडी बन जाती है, राजनीतिक दलों के मुंह में दही जम जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर बोलता है, कमलेश तिवारी कि तूने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा हम तुझे देंगे। एक 2 कौड़ी का मौलाना, चोर, रेपिस्ट, बच्चों का मोलिस्ट करने वाला, वो कहता है खड़े होकर के शान से टेलीविजन पे कि कमलेश तिवारी तेरी हम गर्दन काटेंगे और 51 लाख का इनाम घोषित करेंगे। वो खुलेआम घूमता है। कहां जाता है इस देश का कानून? कहां जाता है साला ये प्रजातंत्र? किसके लिए है ये प्रजातंत्र और कानून? एक हत्या हो गई, खामोश हो गए। खुलेआम लोग हत्याओं का ये खेल खेला जा रहा है। ये इस्लामिक फतवा नहीं है, न इस्लामिक देश है। ये इस्लामिक फतवा दाढ़ी की आड़ में इस्लामिक हुंडा करती है। आप उस समाज को चुनौती देते हैं, उस समाज को चुनौती दिलवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जो समाज हजारों हजारों साल की सभ्यता के बाद एक भी इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिलती कि सनातनी हिंदुओं ने किसी का धर्म बदला, सनातनी हिंदुओं ने किसी पर चढ़ाई कर दी। सनातनी हिंदू अपने इस आदर्श के कारण अपनी भारत भूमि को अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया से खोते खोते आज यहां तक आ गया, लेकिन उसने फिर भी हमला नहीं किया। आप चाहते हैं कि यह आदर्शवाद उसका कायरता में बदल जाए? कब तक मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, अलीगढ़, कब तक ये पाकिस्तान जो बनाने की ख्वाहिश थी जिना की भारत के पेट में, आप बनने देंगे इस प्रजातंत्र की आड़ में?
धरना दे करके, शांति पाठ करके, तो गांधी भी देश नहीं बचा पाए। गांधी ने भी 1921 में जिस थ्योरी का पालन किया, तुर्की की खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, यहां के हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमान मौलाना जौहर अली, मौलाना मोहम्मद अली जैसे मक्कार, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि गांधी को भी दिल जीतने की बड़ी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर हम उनका खिलाफत में साथ देंगे तो भारत की आजादी की लड़ाई में। उसी दरमियान कांग्रेस में लाइन से मुसलमानों को अध्यक्ष बनाया गया, जिस 1921 और 20 में इस देश में गांधी दिल जीत रहे थे मुसलमानों का। श्रद्धानंद की हत्या पे चुप्पी साध रखी थी, जिस गांधी ने मात्र 27 साल के अंदर ये देश दो टुकड़ों में बट गया। दिल जीता था अपने, 11 लाख लोग मारे गए, आपका दिल नहीं भरा। गांधी जी शांति पाठ करने से अगर शांति मिल रही होती तो भगवान कृष्ण को बांसुरी छोड़ करके सुदर्शन चक्र नहीं उठाना पड़ता, भगवान राम को तीर कमान साधना नहीं पड़ता, रावण को खत्म नहीं करना पड़ता। ये कायरता की निशानी है। किसी पे वार मत करो, समझ में आता है, लेकिन किसी के वार का जवाब ऐसा दो कि उसकी नस्लें याद रखें। इस देश को कायर मत बनाओ। बड़े सालों के बाद इस देश ने अपनी पहचान की तरफ, अपनी आस्थाओं की तरफ, अपने सरोकारों पे गर्व करना सीखा है। राजनीति उसका एक छोटा सा अंग है जो सबको बहुत बड़ा लगता है। राजनीति करिए, क्योंकि ये भारत जब तक हिंदू सनातनी बहुसंख्यक है तब तक खूब राजनीति करिए। कश्मीर में राजनीति नहीं होती, केरला में राजनीति नहीं होती, संबल मुरादाबाद में नहीं होती, रामपुर में नहीं होती, अलीगढ़ में नहीं होती, मेरठ मल्याने में नहीं होती, आजमगढ़ में नहीं होती। कहां कहां के नाम गिनाऊं मैं आपको। आपके दौर में तो 70 सालों में इस देश के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर बन चुके हैं। आप उन्हें लोकतंत्र के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से आप उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आप उनका दिल जीतेंगे। ये जिहादी, ये आतंकी जो प्रॉफिट मोहम्मद के न हुए वो आपके होंगे। जिन्होंने उनके दामाद की गर्दन काटी और पैरों से उनको रौंदा, उससे फुटबॉल खेली, उनकी बेटी की मार मार के पसलियां तोड़ दी। ये बर्बर जाहिल लोगों को आप समझाने आए हैं, आपकी बात सुनने वाले हैं। आप नमूने पालते रहिए, दो एक, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो इधर उधर का मंच बना करके घूम रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। सत्ता में हैं आप, इसलिए कुछ लोगों को आजकल बहुत ज्ञान सूझ रहा है। जो लोग अपने कार्यकर्ता की हिफाजत केरला में नहीं कर पाए वो ज्ञान दे रहे हैं। राजनीतिक लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों की मजबूरी क्या है? सच बोलो, कायरता की निशानी मत दिखाओ, इस समाज को कायर और नपुंसक मत बनाओ। पूरी दुनिया पागल हो गई है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और कहां कहां से लोग क्या क्या लिख रहे हैं, कितने गुस्से में है देश। किस लिए? क्या सबका राजनीतिक स्वार्थ है? क्या सब कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए? नहीं, पार्टियां सिर्फ सिंबल होती हैं। देश में गुस्सा है। इस देश में इतने लंबे समय के बाद एक किसी ने आपसे यह मांग नहीं की हमें ये दे दो, किसी ने नहीं की। कुछ लोगों की मांग हो सकती है हमें वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट दो, हमारे 22 बच्चों को पढ़ाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन दो। हमने आज तक मांग नहीं की भाई। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज आज भी अपने निजी स्वार्थों के बारे में नहीं सोच रहा और आपसे कह रहा है कि बढ़ती बीमारी एक हम दो हमारे 22 बेरोजगार, दंगाई, लूटपाट में सबसे आगे, वो दिल्ली में अंकित हो, वो हरियाणा में तोमर हो, रुक नहीं रहा है सिलसिला, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ाई इसीलिए जा रही है। आप उससे उम्मीद करते हैं मकान मिलने से और गैस देने से वो ठीक हो जाएंगे? उनको प्रॉफिट मोहम्मद नहीं ठीक कर पाए, आप करेंगे? आप हजारों साल की पुरानी एक सभ्यता, एक परंपरा के देश को धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते अपनी आंखों के सामने ये देश समाप्त होते हुए देख रहा है। इसलिए बंगाल की बातों में मैं नहीं जाना चाहता। कितने इंसिडेंट हुए, कितने लोग मरे। मैं सपन दास गुप्ता के उन ट्वीट पे जाता हूं जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात मैंने उसमें नहीं सुनी। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति सच को सच कहने से रोकती है। जब आप राजनीति को राष्ट्र से बड़ा कर देते हैं तो यह होता है। जब राष्ट्र आपके ध्यान में होता है तो राजनीति एक बहुत छोटी सी चीज होती है। किसी के खुश होने और किसी के नाराज होने से राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र के आड़े आए अगर कोई भी आए तो उसे कुचल देना चाहिए। इसमें कोई मान्यताएं, परंपराएं काम नहीं आती। यह संविधान जो एक कागज का टुकड़ा है, इसी कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। अगर संविधान की इतनी ही दुहाई दी जा रही है तो पिछले इतने सालों से अगर ये संविधान में है तो फिर ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना बौद्ध का है, ना जैन का है। फिर इसको लाने में प्रॉब्लम क्या है? किससे डर है आपको? किस लिए आप अवॉइड करना चाहते हैं? इसी संविधान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ था। आज भी मैं हजारों लोगों के ट्वीट देखता हूं, आज भी हजारों लोगों के सवाल आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ रहा? ये कोई बीजेपी का है? ये कोई आरएसएस का एजेंडा है? ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने कहा है? इस संविधान में इस पार्टी की कोई भूमिका तक नहीं है, इस संगठन की कोई भूमिका नहीं है। अगर उसमें यह लिखा है तो इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए समय की क्या मांग है? इसे करें और पूरी ताकत से करें। आज भी किसी हिंदू ने यह नहीं कहा। इतने सारे हिंदू वहां मारे गए हैं, जिहादियों ने मारा है, दंगाइयों ने मारा है, एक पार्टी के नीचे मारा है, एक पार्टी की आड़ लेके मारा है, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ कस्बाए हिंद है और कुछ नहीं है। ये कभी ममता होगी, कभी सिद्धार्थ शंकर रे होगा, कभी ज्योति बसु होगा, उनके लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए इंटरेस्ट है कि सत्ता में ऊपर आदमी वो दिखे जिससे उसकी नियत पे शक ना हो और हम अपना एजेंडा करते रहें। यही हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैंने कहा देश का एक एक बच्चा, देश का एक एक जागरूक नागरिक, राष्ट्रवादी ताकतें आज जिस प्रखरता के साथ
जिस निर्भीकता के साथ बिना किसी को गाली दिए भाषा की मर्यादा में रह करके अपनी बात कह रहे हैं, इसी से दुनिया डर रही है। लेकिन आपको इससे डरना नहीं चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र बचाने आए हैं। हम इसीलिए वो ताकतें, चाहे आरएसएन हो, जीडी हो, कौन, जितने भी हमारी साथी लोग हैं, उनको जिसमें भी थोड़ा सा वो रोशनी नजर आती है कि ये राष्ट्र के लिए काम करेंगे, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि हमें टिकट दोगे तभी राष्ट्र बचेगा। ऐसे चाटुकार होंगे, हमारा कोई ध्यान नहीं है, हम कहीं नहीं गए, हम यही रहेंगे और यही करते रहेंगे। इसलिए ये गुस्सा किसी पार्टी पे नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है। अगर जो लोग मर ही गए, जिनको मार ही दिया गया, फिर उसके बाद क्या बचता है? प्रजातांत्रिक तरीके से धरना? क्या इतिहास से आप नहीं सीखे? आप तो ये किस्से बहुत सुनाते रहे, पिछले 30 साल से किस्से हम सुन रहे। जब हमने सुन के यकीन कर लिया और पढ़ के तथ्यों पे जाकर के जब पहुंच गए, तब आप कह रहे ना, अब हमें वो नहीं सुनना, अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना। तो भी आज आप नाम लेने से कतराते रहे। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लग सकता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, बहुत पवित्र मामला है ये। अल्लाह से दुआएं करते हैं, रोजा रखते हैं, भूख का एहसास करते हैं, किसी का दिल न दुखे इसकी कोशिश करते हैं। ये 4000 सनातनी हिंदुओं को जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके से वीरभूम के जिले नानूर के अंदर हथियारों से लैस होकर के घरों में आग लगा करके उनको भागने पे मजबूर कर दिया। बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले वो हिंदू जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें से 500 लोग आसाम भाग गए। ये रमजान का महीना चल रहा है, ये झूठ किसे बताया जाता है? रमजान का महीना बड़ा पाक है। इसी पाक महीने में इतिहास के पन्नों को पलटिए, जंगे बद्र भी इसी रमजान के पाक महीने में हुई थी। और जब कारवां लूटने की बात आई, तो जो उनका सरगना था, उसके पास जब लोग पहुंचे कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम इसको लूटें या ना लूटें, उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी बात करता हूं टेलीफोन से। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, जायज है लूटना। ये कमाल की मक्कारी है। रमजान का पाक महीना आज भी है, और रमजान का पाक महीना उस वक्त भी था जब जंगे बद्र चल रही थी, तब भी लूट हो रही थी। और ये महज इत्तफाक नहीं है। मैं तमाम सनातनी हिंदुओं से कहता हूं, थोड़ा सा पीछे लौटो। जब ये तमाम तथ्य जान जाओगे तो आज समझ में आएगा कि वीरभूम हो, मालदा हो, बशीरहाट हो, मुर्शिदाबाद हो, इन तमाम जगहों पे ये क्यों हो रहा है, तब समझोगे। और तब शायद प्रजातंत्र की बात नहीं करोगे। इसी प्रदेश में सन 1946 का जिन लोगों ने इलेक्शन का रिजल्ट जिन्हें पता नहीं है, इस देश के राजनेताओं ने कभी बताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है मुसलमान जागरूक हो जाए, क्रिश्चियन जागरूक हो जाए, ये जागरूक, लेकिन हिंदू जागरूक ना हो, उसे तो अफीम खिला करके सुला दो। और जब वो जागने की कोशिश करो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम तो सदियों से ऐसे ही थे, उसको यही अफीम चटाओ और उसको बांटो, वोट लो, सत्ता पे बैठो, और उसके बाद
कभी 19 साल प्रधानमंत्री रहो, कभी 16 साल प्रधानमंत्री रहो, और कभी प्रधानमंत्री के लिए 4,500 हजार सिखों की हत्या करा दो, क्योंकि तुम्हें सत्ता चाहिए, और सत्ता की भूख न मिटे तो हिंदू आतंकवाद की थोड़ी कर दो, लेकिन सत्ता मिल जाए। ये कोशिश लगातार जारी है। इसलिए एक तथ्य और बताना चाहता हूं। 16 अगस्त 1946, इसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले जब अपने ट्वीट में किया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस ट्वीट से एक मौका मिला। आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शब्द की थोड़ी थोड़ी आवाज तो सुनी, लेकिन आज भी उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने उसकी गहराई में जाकर के देश को, लोगों को दोबारा से जगाया नहीं। मैं मानता हूं उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी, उनकी सीमाएं होंगी, लेकिन जब घर लुट जाए, जब हत्याएं खुलेआम हो रही हों, जब एक संस्कृति को समाप्त करने के लिए सड़कों पे लोग निकल पड़े हों, तब किसी मर्यादा का और किसी सीमा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। उल्लंघन ही नहीं, सीमा को तोड़ देना चाहिए। ये सीमाएं एक आदर्श समाज के अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनी रहे, इसलिए होता है। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान का महीना था, 17वां रोजा था, पाक रोजा था। रमजान पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, तरावियां पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या गरीबों पे गुजरती है, क्या भूखों पे गुजरती है, उसका एहसास कराने के लिए हम इस महीने पे हम रोजा रखते हैं, जिसे हम लोग फास्ट भी कह सकते हैं या उसे व्रत भी कह सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को भी रमजान थे। मुस्लिम लीग का एक दंगाई जिहादी मुसलमान हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी, कितना खूनी हो, जिसके हाथ खून से रंगे हो, जिसे इतिहास बंगाल का बूचड़ कहता हो, जिसे अंग्रेजी में बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता हो, उस सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का नेता था, यूनाइटेड बंगाल, संयुक्त बंगाल जो बांग्लादेश है, वो भी उस वक्त भारत का हिस्सा था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। वो समझ गए कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जिन्ना को, नेहरू को बुला करके लाइन खींची जा रही है, यहां पाकिस्तान बनेगा, वहां पाकिस्तान, ये तो उन्होंने कहा चलाओ, ये भी एक रास्ता चलता रहे, लेकिन टेबल पे बैठते वक्त फैसला करने वालों के हाथ कांपने लगे। इससे पहले ही आप वो कर दो मैदान के अंदर जिससे कि हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने उस हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी नाम के डकैत और खूनी जिहादी मुसलमान ने 16 अगस्त रमजान के दिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलकत्ता पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया, चंद पुलिस वालों को रखा। स्टेट ने मिलकर के हिंदू सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र मुख्यमंत्री ने किया। 11,500 हिंदुओं को, किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पैर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पे पड़ा हुआ था। जब स्टेट की देखरेख में उस मक्कार, जलील, ख्वार उस जिहादी मुसलमान की देखरेख में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो गांधी किस धरने पे बैठे थे? सब कुछ हो जाने के बाद
जब देश बट रहा था तो गांधी नोआखली में मुसलमानों को बचाने गए थे, क्योंकि वहां का हिंदू तंग आ चुका था। उसने जब बराबरी से जवाब दिया तो गांधी जो कहते थे कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, तो अमरण अनशन करके नहीं मरे वो नोआखली में मुसलमानों को बचाने के लिए चले गए थे। ये तो चाटुकारों ने रंग दिया कि वहां दंगा रोकने गए थे। इसी तरह सोहरावर्दी ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, और डायरेक्ट एक्शन का मतलब है सीधी कार्रवाई, बाद में देखा जाएगा। उस कार्रवाई में 11,500 हिंदू एक तरफा मारा गया, हजारों महिलाओं का रेप हुआ। कहां थे गांधी? कहां था प्रजातंत्र? क्या हुआ उस धरने से? क्या हुआ उस शांति के पाठ से? शांति का पाठ आदर्श स्थिति में होता है, और जब अशांति हो, जब शांति को चुनौती दी जा रही हो, तो हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। अगर स्टेट नहीं करेगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। बात मत करिए लोग, अपनी जान बचाने के लिए लोग हथियार उठा सकते हैं और उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हारा हथियार उठाना जायज है। लोग मर रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आया मुसलमान खुली लूटपाट कर रहा है। न उसकी बहन है, न भाई है, न आगा है, न पीछा है। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को बर्बाद करके रखा है। किसी को बुला लो, हमें जिता दो। पूरे उत्तराखंड में यही हो रहा है। उत्तराखंड कश्मीर बन चुका है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा समझाया, जो पागल हैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए, जो राष्ट्र के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं, जिन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, जो चोरी करके दलाली करके नहीं पहुंचे, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। उसमें किसके लोग शामिल हैं, किस मजहब और किस धर्म के लोग शामिल हैं, ये नहीं पता। आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकार बदलती रहेगी, होगा, पहले भी था और आज भी है। समाज जब तक नहीं निकलेगा, सरकारें सुनती नहीं है। सरकार अपने हिसाब से देखती है, ठीक है, उसको देखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है, आंतरिक परिस्थिति क्या है। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि हजारों लोग कोविड से मारे जा रहे। भाई, वो बीमारी है, वो किसी का मजहब नहीं पूछ रही, वो किसी का रंग नहीं देख रही। लेकिन हम हथियारों से मारे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कोविड पे चर्चा तो बहुत हो रही है। जिनको चर्चा करनी है कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन देनी है वो दे रहे हैं, वो एक सरकारी काम है, उसमें किसी की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कुछ विवश लोग, कुछ गिद्ध लोग इस पाक रमजान के महीने की बात करते हैं। कितने गिद्ध हो तुम यार। तुम बीवी फातिमा के कातिल हो, तुम अली के सर से फुटबॉल खेलने वाले हो, तुम शाम की गलियों पे नेजों पे उनके गर्दने काट कर, उनकी औरतों की बेरूदगी करके, उनको बेपर्दा करके सड़कों पे नंगे घुमाने वाले लोग हो यार। तुम हमको क्या समझा रहे हो? किस सभ्यता और किस तहजीब के लोग हो तुम यार? हमें समझा रहे हो तुम? 4 मौलाना बैठ जाते हैं, किसी का कत्ल करने का स्टेटमेंट देने लगते हैं, कोई आईपीसी नहीं लगती, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? वोट बैंक है, राष्ट्र बेच दें, छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी चले जाएं, बोलना बंद कर दें,
क्योंकि बोलने से तकलीफ है किसी को। इसलिए बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं लोगों से, भाई अरे कितने, क्योंकि मैं उनको ये नहीं कहता, मैं इन जिहादी मुसलमानों से उम्मीद भी नहीं करता कि कितने गिरे हुए लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूं जिन्होंने बीबी फातिमा की पसलियां तोड़ी, हड्डियां तोड़ी, जलता दरवाजा जला के मार दिया। तुम उस अबू बकर से शुरू हुए थे और अल बगदादी तक पहुंच गए। तुम हमको पाठ पढ़ा रहे हो। तुम कहते हो रमजान, तुम कितने घटिया और गिरे हुए लोग हो। एक पत्रकार, एक युवा पत्रकार, उससे तुम्हारा कारूरा नहीं मिलता था। तुम्हारा जिनसे मिलता है कारूरा मिले, वो तथ्यों पे बात करता था। किन्हीं कारणों से वो हमारे बीच नहीं रहा। फेसबुक और ट्विटर पर इस पाक, महापाक, पवित्र रमजान में कितने गिरे हुए लोग हो, उसकी मौत पे तुम नाच रहे हो। उसकी मौत पे नाच रहे हो। वो गुंडा नहीं था, वो माफिया नहीं था, वो डकैत नहीं था, वो चोर नहीं था, वो कातिल नहीं था, लेकिन उसने कुछ सवाल पूछ लिए, उसने आधार कार्ड मांग लिया उनका, तो तकलीफ हो गई। इसलिए उसकी मौत पे तुम जश्न मना रहे हो। एक माफिया के मरने पे जश्न मनाना चाहिए, वो किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, जिसने हजारों लोगों को बेवा किया हो, जिसने किसी खानदान के 3 बच्चों को तारकोल के ड्रम में एसिड डालकर घुला दिया हो, उसके मरने पे जश्न होना चाहिए, और ऐसे तमाम लोगों के मरने पे जश्न होना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता कर रहा था भाई, लेकिन तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती थी। तुम कातिल हो बीवी फातिमा के, तुम हसैन हुसैन के कातिल हो। तुम कातिलों को किसने हक दे दिया ये कि तुम इंसानियत की बात करो? इंसानियत तुम्हारे खून में नहीं है। पूरी दुनिया में तुम यही कत्ल गरत कर रहे हो, तो बंगाल उससे अछूता नहीं है। इसलिए मेरी शिकायत, मेरा गुस्सा इसलिए नहीं है कि तुम ये कर रहे हो, तुम तो कर ही रहे हो, सदियों से कर रहे हो। मैंने तो साफ साफ बताया, जवाब दो। उस अबू बकर ने बीबी फातिमा के, जो उनके वालिद साहब ने जो बागात उनके लिए रखे थे, वो तो अपना हिस्सा मांगने गई थी, तुमने उसको बेइज्जत करके निकाला। वो अपने बच्चों के साथ कई महीनों फाकों में रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये नहीं बताते हो तुम कि जब वो अपने घर पहुंची तो वहां यहूदी औरतों ने देखा कि उनके घर की चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था। उनके घर पहुंची, उन्होंने कहा हमें लगता है कि कुछ घर में बात हो गई है, हमने बहुत दिन से चिमनी में धुआं नहीं देखा, तुम फाके से हो, तुम भूख से हो। उन यहूदी औरतों ने बीबी फातिमा को खाना खिलाया, उनकी मदद की। जिन्हें तुम शैतान मानते हो, तुमसे बड़ा शैतान तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम इंसान हो ही नहीं, तुम एक पागल जानवर, जंगली भीड़ हो, जो मजहब की आड़ में पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हो, कत्ल गारत में झोंक रहे हो। तुमने कश्मीर में हजारों साल से साथ रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये किया। मक्कारों, जलील, बेहुदा, नामुराद लोग, नाशुक्रे लोग हो तुम। टेलीविजन पे आकर के कहते हो नहीं, अब हम 30 करोड़ हैं, हमें एक और पाकिस्तान चाहिए।
बापू के होते ले लिया होगा, गुलाब का फूल लगाने वाले की वजह से ले लिया होगा। याद रखना, जब तक हैं जिन्होंने ये कहा होगा उनके हलक में ये बात वहीं से वापस कर देंगे। ये 2021 का भारत है, ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देगा। मेरी सरकार से कुछ सरकार करे, प्रजातांत्रिक तरीके से धरना दे, कॉपी मंगाए, एफआईआर हो, ये एफआईआरों से देश नहीं चलने वाला। पाकिस्तान आप पे हमला करे, आपके नहीं, हम प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। ये भारत के अंदर जो थर्ड फ्रंट है, जिसकी चिंता मैं और आर.एस. सिंह लगातार करते रहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए बंगाल के एक एक उस हिंदू से, उस सनातनी हिंदू से, उस बंगाल से जिसको लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन से जानते हैं, उस सांस्कृतिक, उस कल्चर रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, उस बौद्धिक रेवोल्यूशन के लिए वो जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। उसको इन जिहादियों ने मक्का बनाने की कोशिश की है, करबला बनाने की कोशिश की है। बंगाल का एक एक हिंदू, जिसने किसको वोट दिया नहीं दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट देने से किसी की आस्था को चैलेंज नहीं करना चाहता। हर सनातनी जो वहां है पूरी ताकत से खड़ा हो। इन जिहादियों की भुजती हुई लौ की ये आखिरी निशानी है। जब आप तर्कों से नहीं जीत सकते, जब चौराहे चौराहे आपको काउंटर करने के लिए लोग सड़कों पे निकलने आ जाएं, जब आपके झूठ की पोल खोलने लगे, वही कमजोर लोग हथियार से डराते हैं। जब आप हथियार से डरना बंद कर देंगे, हथियार का जवाब हथियार से देना बंद कर देंगे, तब क्या करेंगे? बंगाल का हिंदू, आसाम का हिंदू, केरला का हिंदू, ये हत्यारी खूनी विचारधारा से प्रेरित लोग जो कर रहे हैं, 1920 और 21 में मोपला में जो किया गया, जो मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद में किया गया, जो संभल में किया गया, जो आजमगढ़ में किया गया, जो मालदा में किया गया, वीरभूमि में किया गया, मुर्शिदाबाद में किया गया, ये उसकी निशानी है। ये भागते हुए चोरों की निशानी है। ये डरपोक लोगों की निशानी है कि भीड़ इकट्ठी करो फिर आओ। ये बहादुर है, ये कायर लोग हैं। या आपको ज्ञान देंगे कि इस्लाम में कहा गया है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है। ये बड़े सेलेक्टिव हैं। जिस मां के साथ रेप कर रहे थे उसके पैरों के नीचे भी जन्नत थी। ए शैतानों, किस शैतान की औलाद हो तुम? हज करने जाते हो जो पत्थर मारते हो, तुम उस शैतान की औलाद हो। तुम इंसान ही नहीं हो। तुमसे बात तर्क नहीं हो सकता। तुम एक ही भाषा समझते हो। जुमे की नमाज के बाद चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। राष्ट्र बचाना है तो समाज के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका जो करनी है वो करें। इसलिए मैं राजनीतिक दल पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम हैं तब तक राजनीति होगी। जब हम नहीं होंगे, राष्ट्र नहीं होगा, राजनीति किस पे होगी? 57 देशों में कोई राजनीति नहीं होती है। वहां वोट नहीं पड़ते हैं, वहां प्रजातंत्र नहीं होता है। यही बनाने की कोशिश है। किसी गलतफहमी के शिकार हैं। और उन कायर हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, बोलने की शक्ति नहीं है तो गैर जरूरी तौर पे ज्ञान मत दो। अपने ही लोगों के अंदर नुक्स ढूंढना बंद करो। अपने ही लोगों को गद्दारी का और
राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मत दो। जो जहां है, जिस हालत में है, लड़ रहा है। एसी में बैठ करके ज्ञान भगाड़ने से काम नहीं चलता है। कोविड नहीं होता तो हिंदुस्तान के किसी कोने में खड़ा होता। ज्ञान नहीं भगाड़ते। अपने लोगों से कोई बात है तो उससे आपस में बात की जा सकती है। वो ट्वीट करके, भाषण दे करके अपने लोगों को कायर बनाने की बीमारी में मत ग्रस्त होइए। ऐसे लोग बौद्धिक रूप पे कायर हैं। मैं तारीफ करता हूं जितने भी लोग हैं, चाहे संजय दीक्षित हो, तुफैल साहब हो, जीडी हो, आरएसएन हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, सबको एक दिन मरना है। दुनिया की कोई ताकत आपके समय से पहले आपको मार नहीं सकती। और जो लोग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं मारने का, उनको गलतफहमी है, उनको बड़ी गलतफहमी है। हजारों की संख्या में रोज मारे जाते हैं जिन 52 और 54 मुल्कों पे है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मक्कार हो, जलील हो, मुनाफिक हो। तुम हिंदुस्तान के करोड़ों साल की परंपरा और आस्थाओं की कमजोरियों का फायदा उठा करके एक ही काम करते हो, यही काम के लिए पैदा हुए हो, डराते हो। इसलिए मैं, मेरी पूरे साथी जो भी हैं, सबने मुझसे कहा आप ही बोलिए। मैं उन सब की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं। कुछ घर लुटे होंगे, लोग मारे होंगे, जिनका घर चला गया है, मैं जान सकता हूं। जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी मां के साथ रेप मर्डर हुआ है, वो वापस नहीं आ सकता। राजनीतिक दल क्या देते हैं, नहीं देते, मुझे नहीं पता। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद कुछ साथियों ने यहां पैसा इकट्ठा किया दिया। सामूहिक तौर पे मैं अपील करता हूं, बंगाल में जो भी जिहादियों के हाथों मारा गया है, वैसे ही पूरे देश के अंदर एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत हजारों लोग मारे जा रहे हैं, अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन कुछ खून के प्यासे बीमारी से बच गए हैं, वो हथियारों से सनातनियों को मार रहे हैं। देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके जले पे नमक तो न छिड़कें। उनके लिए सहानुभूति का समय भी निकल गया है, उनके लिए कुछ करने का समय है। उनको भरोसा दिलाइए कि बंगाल भारत का हिस्सा है और बंगाल राज्य पे भी केंद्र सरकार का कानून चलता है। कोई आजाद टापू नहीं है जहां कोई दुनिया अलग चलती हो। वहां के लोग आजाद हों किसी की हत्या करने के लिए। मैंने आज तक ये शब्द नहीं सुने थे 4 साल में। मैं एक बात साझा करना, एक ट्वीट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे उसकी एक तरफ भी चिंता है और उसके दूसरे रिएक्शन की भी चिंता है। 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे ईमेल में कहते हैं, पुष्पेन जी आप तय कर दें किसको समाप्त करने से कुछ समस्या कम हो सकती है। हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सुन के समझ के अब किसी पे भरोसा नहीं है। आप बताएं। मैं उन 14-14 साल के बच्चों को, 15-15 साल के बच्चों को जो ये कहते हैं कि मैं नाथूराम गौड से बनने के लिए तैयार हूं, मैंने कहा नहीं नहीं, ये सनातनी समाज का 12 साल के बच्चे के अंदर जो कोतूहल मचा हुआ है, जो 14 साल के बच्चे के अंदर एक उलझन में है, एक परेशानी में है, अब झूठ नहीं बोल सकते। अब एक अखबार में बयान दे करके नहीं बता सकते। आप कितना भी झूठ बोलिए, पूरी दुनिया से वीडियो सब आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब मक्कार कह रहे हैं ये झूठे वीडियो हैं, इनका वीडियो हो तो सही, ये दूसरे का वीडियो हो तो गलत।
पूरी दुनिया देख रही है कि बंगाल में क्या हुआ है। कहते हैं फेक वीडियो है, ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत तो हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप के लिए आप कर दें, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हमारी एक ही पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्र, राष्ट्र और राष्ट्र। ये सरोकार, ये मेरी आस्थाएं, ये मेरी परंपराएं, ये मेरा बोलना, इसको बचाना है, सबको खड़ा होना है। आप किसी पार्टी में हो, कोई महत्व नहीं है। पार्टियां हैं, हिंदू पार्टियों में बटा है, वो हर पार्टी में है, वो हर पार्टी में है। उस पार्टी में भी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें भी है, उसमें भी उनका वही एजेंडा है। ताकत लो, मजबूत करो अपने आप को। क्या फर्क पड़ता है, वहां भी तो ताकत ही लेने के लिए गए थे, यहां भी ताकत लो। और जब जिस दिन अपनी ताकत हो जाओ उस दिन अगर अपना रंग बदल लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। रंग बदलने के लिए कोई समय तय है? रमेश, रंग बदलने के लिए कोई परिभाषा है? क्या फर्क पड़ेगा। ये जितने मुल्ले मौलवी कांग्रेस में थे सबने समय के साथ रंग बदला। ये मुस्लिम लीग के तमाम सारे लोग कहां चले गए? मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई। यूपी बिहार में मुस्लिम लीग थी, वो कहां चली गई? वो केरला चली गई, क्योंकि केरला का मुसलमान तो अपनी जगह चला गया, वो बनात वाला चले गए, इब्राहिम सुलेमान सेठ चले गए। लेकिन बिहार का और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो मुस्लिम लीग ही था वो कांग्रेस में चला गया, क्योंकि एजेंडा पूरा हो गया पाकिस्तान बनने का। अब इस सेकुलरिज्म की दुकान में रह करके अपना एजेंडा चलाओ, और उसी एजेंडे के तहत एक मक्कार भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? इसलिए बंगाल के एक एक उस सनातनी हिंदू जो तकलीफ में है, जिसके परिवार में जिहादियों ने लूटा है, रेप किया है, मर्डर किया है, सरकार क्या करेगी? एफआईआर क्या होगी? एफआईआर नंबर क्या होगी? एफआईआरों से देश नहीं चलता। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। दुनिया के हीरो आप इसीलिए हैं कि आप एफआईआर का इंतजार नहीं करते। एफआईआर रिकॉर्ड में रखने और न रखने की चीज है। एफआईआर से देश नहीं चलेगा, इंक्वायरी से देश नहीं चलेगा। हम इंक्वायरी कराएंगे, कमीशन बैठेगा, कमीशन बैठा ही रहता है, कभी खड़ा नहीं होता। कमीशन तो बैठाने के लिए ही बैठाया जाता है। एक कमीशन महाराष्ट्र में भी था, एमएन वोरा कमीशन। आज तक उस कमीशन में क्या लिखा है नहीं आया बाहर निकल के। ये कमीशनों से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र को बचाना है तो बांसुरी बजाना छोड़िए, रविंद्र संगीत सुनना बंद कीजिए, भगवान राम का नारा मत लगाइए। अगर राष्ट्र बचाना है तो अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य को भेदिए, अपना पराया कोई भी सामने आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजातंत्र तरीके से शांति पाठ करने से भगवान राम को भी समुद्र ने जाने का रास्ता नहीं दिया था। जब उन्होंने धनुष उड़ाया तभी धनुष के उठते ही समुद्र ने कहा, प्रभु आप सिर्फ आदेश कीजिए। इसलिए कहता हूं, परिवार चलाना है तो रामायण पढ़िए, और देश चलाना है तो गीता पढ़िए। गीता के वाक्यों को पढ़िए। गीता के वाक्य भारत की पार्लियामेंट में लिखे हुए हैं, कभी उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। ये झूठ और मक्कारी के तहत गीता का लिखा वाक्य, अहिंसा परमो धर्म, एक लाइन लिख दी, पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया। इस नस्ल ने गीता भी पढ़ ली है, और आप तो गीता के मानने वाले हैं। आपने तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को गीता दे करके उसके पराक्रम की कहानी सुनाई। और आपने जब गीता बांटी
तो दुनिया ने माना कि आप गीता के मानने वाले हैं। ये थोड़ी सी कमजोरी, ये थोड़ा सा अगर मगर एक लंबे समय के बाद इस राष्ट्र में आई हुई चेतना किसी के खिलाफ नहीं है। भारत भूमि की आस्थाओं सरोकारों को जो भी चुनौती दे उसको समाप्त करना आपका जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये राष्ट्र आपके पीछे इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि उसे जीएसटी में कोई छूट चाहिए। छूट ले लीजिए, टैक्स ले लीजिए, उज्ज्वला योजनाओं में 35% उन्हें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाप्त करिए, जेलों में रख के इनको मत पालिए। राष्ट्र आपको इसलिए याद करेगा कि आपने क्या किया। यूं तो इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्होंने खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया, लेकिन मात्र 70 सालों में इतिहास की जब खोज हुई तो सच जिसे हजारों मील नीचे दबाया गया था, वो सच जब बाहर आया तो आज उनके वंशज चौराहे चौराहे सर छुपाने को ढूंढ रहे हैं। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, दुनिया में कोई आया है हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया याद रखेगी आपको। ये जो कहा जाता है कि जो जीता सिकंदर, लेकिन जिसने सिकंदर को जीता उसके बारे में आज पता चला है। इसलिए राजनीतिक जीत हार बहुत क्षणिक है। मत अगर मगर कीजिए। पूरा देश उठ के खड़ा हो गया है। आपने जो जो चाहा उसने किया, उसने दोनों सदनों में मजबूत किया। आज भी आपके साथ खड़ा है, लेकिन कुछ लोग टेलीविजनों पे आकर ये भाषण न दे कि प्रजातंत्र तांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे। प्रजातंत्र मूर्खों के लिए होता है, भीड़ के लिए होता है। इसमें नंबर खेल होता है। इसमें यह नहीं होता कि पंचर वाले का वोट बहुत कम है और एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा महंगा है। वोट की कीमत बराबर होती है। इसलिए मेरी दरखास्त है, मैं चाहता हूं, मैं आप मर्जी हैं, आप हैं, आप पे हजारों चीजें होंगी। मैं हो सकता है बहुत छोटा सा आदमी उन्हें देख पाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि भारत का गृह मंत्री राष्ट्र के नाम, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री में से कोई राष्ट्र के नाम आपको संदेश देना चाहिए। बंगाल की तकलीफ बोस्टन में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, नीदरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, श्रीलंका में भी है। हिंदुस्तान की गली गली में लोग आहत हैं। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं, आप संवैधानिक पद में करें, लेकिन राष्ट्र के नाम संदेश दीजिए। इसकी गंभीरता को समझिए। देश आपकी तरफ देख रहा है। ये कोविड है, जाएगी। आपने पूरी ताकत लगाई हुई है। जिस देश में 20 से 25 करोड़ गैर कानूनी रहते हो, 125 करोड़ लोगों के पास आधार है, 25 करोड़ लोगों के पास आधार ही नहीं है, उस देश में भी अगर आप ऐसी व्यवस्था कर पा रहे हैं तो मैं किसी को दोष नहीं देता। रातों रात सड़कों पे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, लेकिन जो जिंदा हैं, जो कोविड से नहीं मर रहे, उन्हें कुछ जिहादियों ने हथियारों से मारा है, उनकी इस्मत लूटी है। वो आपके भरोसे में, आपके कहने से 70 साल के डर के बाद बाहर निकले और उन्होंने 2 करोड़ से ऊपर आपको वोट दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है, देश को भरोसा दिलाइए, देश के सामने नजीर रखिए। उस गंभीरता को आंकड़ों में मत जाइए। कितनी एफआईआर हुई, मारने वाले ही एफआईआर करेंगे, बचाने वाले भी एफआईआर नहीं करेंगे, इस आंकड़ों में मत जाइए।
बंगाल आहत नहीं है, पूरा देश आहत है। कोई सोहराबुद्दीन को हमने नहीं देखा, हमने सोहराबुद्दीन के बाद ममता को देखा है, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बंगाल राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 देशों से बॉर्डर लगा हुआ है। अगर वहां ये ताकतें एक राष्ट्र जो पड़ोस में है, उन्होंने दोनों कबूतरों को बुलाया। एक ने जो मुहादा कर रखा है अपनी पार्टी का, चोरी चोरी उसके हाई कमी में मिलने जाता है, उस पार्टी के लोगों तक ये मैसेज आया, ये मेरे पास खबर है। और एक जिनके आइडियोलॉजिकल आका हैं, जो पिछली बार 4 और 44 पे थे, उनसे कहा कि किसी भी कीमत पर इस पार्टी को रोको, अपने पूरे वोट बैंक को शिफ्ट कर दो टीएमसी में। उसके आदेश पर पूरा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं लड़ा गया है, बंगाल का चुनाव कश्मीर में लड़ा गया है, शाहीन बाग पे लड़ा गया है, अफगानिस्तान में लड़ा गया है, बांग्लादेश में लड़ा गया है, इस्लामाबाद में लड़ा गया है, इंग्लैंड में लड़ा गया है, अमेरिका में लड़ा गया है। बंगाल का चुनाव बंगाल तक सीमित नहीं था, इसके मतलब समझिए। इसलिए मेरी विनती है, माने या न माने, नहीं मानेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इस किस्म की बातें करता भी नहीं हूं, लेकिन मैं खुद अंदर से आहत हूं, उन तस्वीरों से आहत हूं। लोगों के दबाव में मैंने आज बोलना बोला, मैं कभी बहुत दिनों से बोलता भी नहीं। सिंह साहब, अपने परिवार में उनकी एक ट्रेजेडी हो गई है, इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती, उनसे टेलीफोन से ही बात हो सकती है। बहुत आहत है, बहुत दुखी है। जीडी बख्शी, इन सब लोग बहुत दुखी है। मैं सबकी तरफ से कह रहा हूं, राष्ट्र के नाम संदेश देकर के देश के लोगों को भरोसा दिलाइए। इतना ही मेरा कहना है। आप सबने मेरी बात सुनी, मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं कही है, लोगों के उस गुस्से को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने कहा, किसी पार्टी के फ्रेमवर्क में मत देखिए, किसी विचारधारा के फ्रेमवर्क में मत देखिए, राष्ट्र के फ्रेमवर्क में देखिए। हम इस राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी विचारधारा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस राष्ट्र को जो भी चुनौती पहुंचाएगा, हम अब जिंदा रहते हुए उसको ये नहीं करने देंगे। जितनी भी ताकत हमारी है, हम उससे रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।